विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। उसमें हम प्रमुख व्यक्तित्व कर रहे थे, मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। आज की पर्सनैलिटी जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1888 से 1958 तक, 1888 से 1958 तक, इनका मतलब जन्म से मृत्यु तक का बता रहा हूं मैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एक बार क्वेश्चन पूछा जन्म कहां पर हुआ था? इनका मक्का में हुआ था। मक्का मदीना अरब में पड़ता है ना, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल जिसे बोलते हैं। तो अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भाषाविद, शिक्षाविद और क्रांतिकारी पत्रकार थे, हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी वो थी अल हिलाल, अल हिलाल, अल बिलग, एक और थी अल बिलग, अल हिलाल, अल बिलग। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, आत्मकथा है इनकी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद की। गुबारे खातिर, दास्तान करबला, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो 3-4 चीजें याद करनी है आपने। एक अल हिलाल, अल बिलग, इनका समाचार पत्र याद करना है। दूसरा पत्रिकाएं याद कर, आत्मकथा याद करनी है। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। बाकी जो इनकी रचनाएं हैं वो गुबारे खातिर और दास्तान करबला, दास्तान करबला। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसने अध्यक्षता की हो वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे समय तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जिनके पास रही वो भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1945 तक, क्योंकि बीच में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था शुरू, तो इसलिए सम्मेलन नहीं हो पाए, तो फिर यही बने रहे 40 से लेकर 45 तक। ये दोनों सारे क्वेश्चन बन चुके हैं ये अलग अलग समय में कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अवस्था में यानी सबसे युवा अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मरणोपरांत 1992 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद हैं अगले जमनालाल बजाज, 1889 से 1942। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर राजस्थान के गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि मारवाड़ी और गरीब। तो जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ? सीकर में। बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, है ना। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर राजस्थान के गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। तत्पश्चात वर्धा के एक धनिक व्यापारी सेठ बच्छराज दंपत्ति ने बजाज जी को गोद ले लिया। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने 1910 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने लगे। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त राय बहादुर की उपाधि का परित्याग कर दिया। इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उसका परित्याग कर दिया तथा आंदोलन में सम्मिलित होकर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन बना हुआ है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर जमनालाल बजाज। इन्हीं की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने गौ सेवा संघ और गांधी संघ जैसे प्रतिष्ठानों से जुड़े रहे। इन्होंने सेवाग्राम स्थापित करके गांधी जी को उपहार प्रदान किया। भारतीय इतिहास में गांधीवादी विचारधारा अंगीकार करने के कारण जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के अपने 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, लेकिन 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। यह भी क्वेश्चन बना हुआ, गांधी, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन? जमनालाल बजाज। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले जयंती याद रखनी है आपने, 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब होती है? जनवरी में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 12 जनवरी यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। 23 जनवरी सुभाष जयंती यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 30 जनवरी शहीद दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, है ना। ये डेट्स कुछ याद रखनी है आपने। तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक शहर में हुआ था।
अब लोग सोचते हैं कि बंगाली थे तो बंगाल में हुआ होगा, तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? और मैंने आपको बता दिया कि पहले बंगाल पूरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब किस में आते थे? बंगाल में आते थे। ठीक है, तो उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस, 14 संतानें थी, उसमें 9वें नंबर के थे ये। जानकीनाथ बोस, पिता का नाम, और माता का नाम प्रभावती देवी। इनकी 14 संतानें थी, उसमें 9वें नंबर पर सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1934 ईस्वी में एमिली सेंकल नामक ऑस्ट्रियन महिला से प्रेम विवाह किया, एमिली सेंकल, जिससे इनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम अनीता बोस फाफ, अनीता बोस फाफ है। 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथी रैंक प्राप्त की थी इन्होंने। देशभक्ति के कारण अप्रैल 1921 में त्यागपत्र दे दिया था। बाकी आपको पता ही है, आजाद हिंद फौज के क्या थे? कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज इन्हें का चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो आपने वहां से देखना है। ठीक है, और उसमें शहीद और स्वराज खासकर याद रखना, आजकल बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था आजाद हिंद फौज ने, फिर उनका नाम क्या रखा? शहीद और स्वराज रखा था। ठीक है भाई, इसके बाद हम कर रहे हैं इनका, इसके बाद अगली पर्सनैलिटी है, हाँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्तित्व। सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट 1746 से 1823। चार्ल्स ग्रांट का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। 1767 में सैनिक के रूप में भारत आए और शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार बोर्ड के सदस्य बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार बोर्ड के सदस्य बन गए। इन्होंने यह विचार दिया था कि अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरे भारत में स्कूलों का जाल बिछा दिया जाए। किसने कहा था ये? चार्ल्स ग्रांट ने, कि अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरे भारत में स्कूलों का जाल बिछा दिया जाए। क्यों सिखा रहे थे ये इंग्लिश? भारतीयों को इंग्लिश क्यों सिखा रहे थे? आज बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं लोग कि हमें इंग्लिश आती है, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो दिखने, जो काले हों लेकिन दिमाग जिनका क्या हो? इंग्लिश हो, अंग्रेज हो। और उन्हें क्लर्क चाहिए थे। क्या चाहिए थे? ग्रुप सी चाहिए थे उन्हें। क्या चाहिए थे? ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां थी, उच्च पदों पर तो स्वयं प्रतिष्ठित होते थे ये लोग। तो अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरे भारत में स्कूलों का जाल बिछा दिया जाए। उनके इस विचार और प्रयत्न के कारण ही उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। उसके बाद है सर विलियम जोन्स, 1746 से 1794। सर विलियम जोन्स का जन्म लंदन में हुआ था। 1783 में बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इसी वर्ष इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? आंसर सर विलियम जोन्स। कहां पर की? कलकत्ता में की। कब की? 1784 में की। कब की? इसका मूल उद्देश्य प्राचीन भारतीय साहित्य को अंग्रेजी भाषा में अनुदित करके भारतीय ज्ञान विज्ञान को विश्व के अन्य भागों में पहुंचाना था। इस संस्था ने भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ना। उसके बाद डेविड हेयर हैं अगली पर्सनालिटी, 1775 से 1842। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1800 में भारत आए थे। भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1817 में बंगाल में हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने। इसी वर्ष कलकत्ता में उनके द्वारा एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ यांत्रिकी और वॉल्टेयर दर्शन की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसकी वॉल्टेयर की फिलॉसफी, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग। ठीक है, अगली पर्सनालिटी है हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। ठीक है, यह एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया? आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन, बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 1809 में पैदा हुए, 1931 में डेथ हो गई इनकी। सॉरी, 1909 में पैदा हुए, 1931 में डेथ हो गई। कितने साल रहे? 23 साल में मेरे ख्याल से। 1800
अरे नहीं भाई, इतना कौन जिएगा। 1909 इतना नहीं जीता आदमी, 120-30 साल थोड़ा जिएगा। हिसाब लगाओ ना। नहीं भाई, 1931 में। सॉरी, 1809 से 1831। पक्का? नहीं, देखिए इसको चेक कीजिए। हाँ ठीक है, 1809 से 1831, बहुत कम उम्र में मर गए थे ये। अब सोचो ना, इतना यंग लड़का, एंग्लो इंडियन, यंग बंगाल आंदोलन चलाया। यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया? हेनरी विवियन डेरेजियो। 1828 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इनके आंदोलन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की रक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीयों को नौकरी दिलवाना, ये सब था। इसके अतिरिक्त हेनरी विवियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने हेस्पेरस और द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट और इंडिया गजट जैसे समाचार पत्रों का भी संपादन किया। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय, अब देखो ना, कवि भी हैं, हेस्पेरस भी निकाल रहे हैं, द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट भी निकाल रहे हैं, इंडिया गजट भी निकाल रहे हैं, साथ में बंगित सभा की भी स्थापना कर रहे हैं, डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना। तो जो बंगाली हैं वो लोग बड़ा मानते हैं किसको? हेनरी विवियन डेरेजियो को। बताया जाता है कि बंगाल को इंटेलेक्चुअल बनाने में और स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए जो प्रेरित किया वो किसने किया? हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया। ठीक है, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम करके चले गए। तो जिंदगी क्या लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बाबू मुशायर, आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब इतने बड़े काम करके चले गए। चलिए, जोनाथन डंकन, 1756 से 1811। जोनाथन डंकन का जन्म 1756 ईस्वी में सुपरिटेंडेंट में हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारत आए और 1778 में इनको बनारस का सुपरिटेंडेंट बनाया गया, जहां इन्होंने शिशु बलि जैसी कुप्रथा का विरोध किया। शिशु बलि को रुकवाने में बड़ा नाम आता है किसका? जोनाथन डंकन। शिशु बलि समझते हो? बच्चों की बलि दी जाती थी, खासकर बालिका शिशु जो होती थी उसको मार दिया जाता था। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। मुंबई के गवर्नर की हैसियत से इन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 05 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मृत्यु मुंबई में हुई, जहां इनकी कब्र पर सज्जन और न्यायिक व्यक्ति लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई यूपी में, किसकी कब्र पर सज्जन और न्यायिक लिखा है? आंसर जोनाथन डंकन, है ना? ठीक है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना है। वही संस्कृत कॉलेज फिर आगे जाके जाके धीरे 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 क्या बनता है? वो बीएचयू बनता है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू बना। क्या बना? अगला लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इसके तो आप भली भांति परिचित होंगे। इसी की शिक्षा नीतियों का असर है अभी भी भारत पर। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले 1800 से 1859। लॉर्ड मैकॉले चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के चौथे सदस्य यानी विधि सदस्य के रूप में भारत आए। भारत में शिक्षा के माध्यम के चुनाव में उनका निर्णायक योगदान है। इस प्रसंग में वह निर्णय लिए कि भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य यूरोपीय रखा जाए। मैकॉले को यह विश्वास था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। जब मैकॉले ने यह कहा तभी तो भारतीयों ने खोजा, और तब मिला क्या? तब मिला अर्थशास्त्र, तब मिला पता नहीं क्या क्या पुस्तकें मिली, आयुर्वेद पर पुस्तकें मिली, बौद्ध
पुस्तकें मिली, जैन पुस्तकें मिली, इतना साहित्य मिला कि पूछो मत। तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इन्होंने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा देने की वकालत की। फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्यंदन बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं फिल्ट्रेशन को। इन्होंने कहा उच्च वर्ग को शिक्षा दो, निम्न वर्ग तक शिक्षा अपने आप क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी, है ना। बड़े स्कूल खोलो, कैसे, गोयनका टाइप, दून स्कूल टाइप, और बड़े बड़े जो देहरादून में आपको पता ही है स्कूलिंग के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है देहरादून, सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस। और बालिकाओं का क्या है, बालिकाओं का भी एक अलग सा, कौन सा है भाई, अरे हाँ जी, हाँ। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 तो हर गली मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे फिर इंग्लिश मीडियम खुलते हुए, है ना। यानी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे छन छन कर कहा नीचे तक आ जाएगी। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये क्वेश्चन बनता है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, आंसर मतलब कि वकालत किसने की भारत में, आंसर लॉर्ड मैकॉले ने। शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, उनसे छनकर जन सामान्य तक अपने आप पहुंच जाएगी। द इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि तैयार की इन्होंने, इंडियन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि तैयार की। और इनकी प्रमुख रचना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। प्रमुख रचना क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, किसकी, लॉर्ड मैकॉले की। अगला है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, दीन बंधु, CF एंड्रयूज, दीन बंधु के नाम से, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रयूज। तो CF एंड्रयूज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता एंजल बर्मिंघम कैथोलिक चर्च के पादरी थे। 1904 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षण हेतु भारत आए। इनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर सर स्टीफन कॉलेज के छात्रों और गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु कहा, गरीबों का मित्र। क्या कहा, दीन बंधु, यानी गरीबों के मित्र की उपाधि से विभूषित किया। तो महात्मा गांधी और सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्रों ने। एंड्रयूज गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां नेटाल इंडिया कांग्रेस नामक संस्था स्थापित करके तथा इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित करने में गांधी जी को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। तो इंडियन ओपिनियन जो प्रकाशित करते थे पत्रिका, उसमें गांधी जी के सहयोगी कौन थे, आंसर दीनबंधु CF एंड्रयूज, ठीक है। और नेटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था स्थापित करने में जो सहयोग किया था वो किसने किया था, CF एंड्रयूज। दीनबंधु ने वाइकोम सत्याग्रह, अस्पृश्यता आंदोलन, मद्रास के श्रमिक आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। प्रवासी भारतीय मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये फिजी, जापान, केनिया, श्रीलंका आदि देशों की यात्राएं की इन्होंने। 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा 1925 में अध्यक्षता भी की। तो CF एंड्रयूज ने 1925 में अध्यक्षता भी की थी। आपको पता ही है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1920 में हुई। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, दूसरे अध्यक्ष, मतलब आगे चलकर आप पढ़ते हैं जेल नेहरू भी पढ़ते हैं, CF एंड्रयूज भी पढ़ते हैं। तो CF एंड्रयूज ने 1925 में अध्यक्षता की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जनरल ओ डायर के कुकृत्य को जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड कहा इन्होंने, जनरल ओ डायर। तो क्या कहा, जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड। देश के स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में समय समय पर मैनचेस्टर गार्डियंस, द हिंदू, मॉडर्न रिव्यू, द नेटाल ऑब्जर्वर और द टोरंटो स्टार में लेख लिखते रहे। 1940 में कोलकाता में दीनबंधु ने की मृत्यु हो गई, अंतिम सांस ली। अगला चार्ल्स वुड, अगले कौन है, चार्ल्स वुड का जन्म यूके में हुआ था। भारत में इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान नियुक्त किया गया। 19 जुलाई 1954 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं, और इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो शिक्षा, पहला शिक्षा आयोग था वो कौन सा था, तो कई बार बच्चे ये लगा देते हैं ये आयोग नहीं है, डिस्पैच है।
वुड डिस्पैच 1854 क्या है। इसके बाद आता है रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन, वो है शिक्षा आयोग पहला। तो भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा है? हंटर कमीशन। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ये क्या है? चार्ल्स वुड ने डिस्पैच दिया अपना, कुछ संस्तुतियां की कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा होता क्या भाई? वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया था मैंने। हाँ, 1215 में इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के राजा से जो राइट्स मांगे, जिस कागज पर साइन कराया, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जहां जहां पर किसी को अधिकार मिलेंगे तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं मैग्ना कार्टा बोलकर। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854। अगला, विलियम विलियम हंटर, डब्ल्यू हंटर, विलियम विलियम हंटर, विलियम विल्सन हंटर, सॉरी विलियम विल्सन हंटर। जन्म कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। उच्च कोटि के शिक्षाविद, लेखक, सांख्यिकीविद थे। एक भारतीय सिविल सर्वेंट के रूप में इनकी नियुक्ति बंगाल में हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इन्होंने एक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 8 सदस्य भारतीय, जिसमें 8 सदस्य को क्या थे? भारतीय थे, जिसे हंटर शिक्षा आयोग कहा गया। यह है शिक्षा आयोग पहला। कौन सा? भारत में पहला शिक्षा आयोग हंटर कमीशन। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य 1854 के वुड डिस्पैच द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रावधानों की समीक्षा करना था। इसका क्षेत्रक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक सीमित था। प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा। तो समझ में आ गया। इंडियन मुसलमान किसने लिखी भाई? हु रोट द बुक इंडियन मुसलमान? चेक कीजिए, इंडियन मुसलमान किसने लिखी? डब्ल्यू हंटर। यही है वो, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर ने लिखी इंडियन मुसलमान। अगले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 से 1875 1975। ये पहले उपराष्ट्रपति भी हैं देश के। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को इनके जन्मदिन पर। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति भी हैं ये। 1954 में मैंने बताया था भारत रत्न शुरू हुआ दिया जाना। तो पहले जो 3 व्यक्ति हैं, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई के पास तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। तिरुपति। राजनीति में आने से पूर्व 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। स्वतंत्रोपरांत विश्वविद्यालयी शिक्षा पर विचार करने के लिए 1948 में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? राधाकृष्णन कमीशन बोलते हैं। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर यूजीसी बनी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं। ये पता है कब बनी थी यूजीसी? तुक्के को तीर मत मारो, पहले चेक करो। बीएड वाले बताओ, बीएड किसने कर रखा? कब हुआ था यूजीसी? अरे नहीं भाई, 53 में बन गया था, 56 में उसको वो मिला। चेक कीजिए एक बार, पूरा चेक कीजिए। 28 दिसंबर 1953 को बना, और 56 में क्या हुआ? संसद द्वारा उसको तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग शिक्षा पर विचार करने के लिए 1948 में इनकी अध्यक्षता में राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया गया। बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति चुने गए, है ना। पुस्तकें बताइए इनकी। 5 सितंबर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, ढूंढिए। दिव्यास्त्र निकालिए, अपने मोबाइल निकालिए, चेक कीजिए। है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन पर लिखा इन्होंने। द प्रिंसिपल, पूरा बोलिए। द प्रिंसिपल उपनिषद। और कुछ और होगा। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ से क्वेश्चन बनता है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म,
ठीक है, और एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बहुत कुछ लिखा। कुछ वैसे क्वेश्चन बताइए जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ से क्वेश्चन बनता है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। और सर आशुतोष मुखर्जी अगले कौन है? अगली पर्सनालिटी सर आशुतोष मुखर्जी, 1864 से 1924। आशुतोष मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके पुत्र थे। सर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर का मामला उठाया था, जिन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकते, यानी एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, है ना। इनकी बात अगर मान लेते तो आज दिक्कतें नहीं होती इतनी। 370 कब तक कम, इतने सालों तक भोगते रहे। 1904 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने ये। बंगला की सेवा के कारण इनको आधुनिक बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। सर आशुतोष मुखर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने रॉयल कमीशन यानी सैडलर आयोग के सदस्य की हैसियत से संपूर्ण भारत में धोती कोट पहनकर भ्रमण किया। धोती कोट पहनकर भ्रमण किया। कर्जन महोदय ने जिस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार पर रोक लगाना चाहा, सर आशुतोष मुखर्जी ने उसी अधिनियम के सहारे कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने वाली संस्था से ऊपर उठाकर उच्चतम स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाली संस्था बना दिया। बाद में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी बनाया गया। पहले जो विश्वविद्यालय थे भारत में जो खुले थे, वुड डिस्पैच के बाद या हंटर कमीशन के बाद, वो सिर्फ परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय थे, पढ़ाई नहीं होती थी वहां। क्या करना पड़ता था? जैसे प्राइवेट करते हो आप, करते हो ना, पेपर देने जाते हो खाली, तो वैसे ही थी, बस परीक्षा लेने वाले। अगले दौलत सिंह कोठारी, 1905 से 1993। कोठारी कमीशन सुना होगा आपने, कोठारी शिक्षा आयोग 64 से 66। तो कोठारी जी का जन्म उदयपुर राजस्थान में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 1961 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया इन्हें। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे कोठारी कमीशन क्या कहा जाता है? कोठारी कमीशन 1964-66 के नाम से जानते हैं। इस आयोग की सिफारिशों को भारतीय शिक्षा क्षेत्र का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। क्या कहा गया? इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। पहले सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया, बट वो चला नहीं, क्योंकि जो माइंडसेट है उसको चेंज नहीं कर पाए हम लोग। क्या नहीं कर पाए? क्या लेना है जी? साइंस लेना है। और जिसने ले लिया, व्यावसायिक शिक्षा ले ली, तो समझ लो ये माना जाता था कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा ले रहा है ना। लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा थी उस समय फिर वही थी कि किसी को फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, किसी को कास्ट कला सिखा रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं। तो वो मतलब इनोवेशन पे काम नहीं किया हम लोगों ने। इस पर हमारा पड़ोसी कर गया, चाइना, है ना, नकल भी करता है, वो इनोवेशन पे भी काम करता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। क्या चाह रहा है मार्केट की स्टडी करना जिसे बोलते हैं। मार्केट क्या चाह रहा है? ठंड हो गई है, मार्केट चाह रहा है कि कान ढके जाएं, तो निकाल लिया क्या बोलते हैं, ईयर मफ, है ना, ईयर मफ निकाल दिए। क्या चल रहा है जी मार्केट में? क्या मांग है? भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, दिवाली है भाई, वहां लड़ी लगाते हैं लोग, लड़ियां बेच दी। क्या है भाई? गणेश महोत्सव है, गणेश जी की मूर्तियां भी चाइना में बन रही। क्या है जी? होली है, होली के रंग भी सब वहीं से। हाँ जी, मेड इन चाइना। चले तो चांद तक, और नहीं तो दुकान के बाहर तक भी नहीं, है ना। ठीक है, तो ये इसमें मेरे ख्याल से ये पूरे हो चुके हैं। वैसे तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक। कृषक आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? तो पहला व्यक्तित्व है राजकुमार शुक्ल, 1875 से 1929। यहां से भी क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो कौन थे वो? राजकुमार शुक्ल थे, यही थे वो व्यक्ति।
तो 1875 से 1929। बिहार के कृषि आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में चंपारण बिहार के एक किसान परिवार में हुआ था। चंपारण में नील की खेती के लिए प्रचलित 3 कठिया पद्धति से किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। 3 कठिया से क्वेश्चन बना कि 3 कठिया सिस्टम क्या था। तो अरे यार, 3 कठिया सिस्टम क्या था वो सही बताइए मेरे को। कितने भाग पर खेती करना अनिवार्य था? 3 कठिया क्यों बोल रहे? कठ मतलब क्या होता है? 20। 3 मतलब क्या होता है? 3 भाग पर खेती, नील की खेती करना अनिवार्य। चेक कीजिए। हाँ, 3/20 भाग पर खेत के नील की खेती करना अनिवार्य। दैट इज 3 कठिया सिस्टम। अरे फ्लैशबैक में जाओ। एक नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहां पर? उसके नेता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कहां से हुआ था? गोविंदपुर गांव, नादिया, बंगाल। वहां से भगा दिए गए थे नीलहे जब वहां विद्रोह हुआ। तो कहाँ है वो? बिहार में आए, उन्होंने नया तरीका अपना लिया। उन्होंने किसानों को कहा कि भैया ये करार करते हैं कि 3/20 भाग पे आप क्या करोगे? नील की खेती करोगे ही करोगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, मिल रहा था, खरीदार थे तो कर रहे थे। अब क्या हुआ? तब तक कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। अब क्या हुआ? नील कोई खरीदार था ही नहीं प्राकृतिक। लेकिन जो निलय थे उन्होंने किसानों से कहा कि भैया अगर ये करार तोड़ना है तो इतना देना पड़ेगा आपको। दैट इज 3 कठिया। तो इससे परेशान हो गए कौन? किसान। तो क्या हुआ फिर? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया किसको? किसान महात्मा गांधी को, है ना। चंपारण आने का न्योता दिया। चंपारण सत्याग्रह चला फिर 1917 में। तो बिहार के कृषि आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल, समझ में आ गया। अगले हैं बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र 1875 से 1950 तक है। अवध किसान आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ग्वालियर में। ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। बताया जाता है एक बार क्वेश्चन पूछा कि बाबर किस किले को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ था? तो ग्वालियर के किले को देखकर। बाबर को टाइम नहीं लगा बनाने का ज्यादा, लेकिन जो भी बनाया उसने तो ग्वालियर के किले को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ, है ना। ग्वालियर से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया है तो बहुत कुछ ग्वालियर में। हाँ जी, तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। यहां से क्वेश्चन बना। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। कौन तानसेन? अकबर के नवरत्नों में से एक महान गायक तानसेन, है ना। मियाँ की टोडी, मियाँ की मलार, दरबारी सारंग और दरबार, मियाँ की टोडी, मियाँ की मलार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि उसके जो राग थे वो कौन कौन से थे। ठीक है। वास्तविक नाम क्या था तानसेन का? रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में था वो? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। किसके दरबार में? गुरु कौन थे तानसेन के? और कहां से कहां पहुंच गए? नहीं, कौन थे? ये सारे वो क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछे गए हैं। मन तड़फत हरिदर्शन को आज, सुना है गाना? हरिदास जी थे। हरिदास जी के 2 शिष्य थे, एक था बैजू बावरा, एक था तानसेन। बैजू बावरा ऊपर था, तानसेन नीचे था। लेकिन हुआ क्या? वही था वो विनोद कामली, सचिन तेंदुलकर। लेकिन चला कौन? तेंदुलकर चला, सचिन तेंदुलकर। कामली नहीं चला। ऐसे ही बैजू बावरा भी नहीं चला, क्योंकि नाम के पीछे ही से पता चल रहा है बावरा हो गया। क्या हो गया? तो गुरु जी का नाम क्या था? हरिदास जी, जिन्होंने इन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। किसको? तानसेन और बैजू बावरा को। और क्या है ग्वालियर में? आपने सही बताया, ग्वालियर के सिंधिया, है ना, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, और गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदरा के गायकवाड़। जब मराठा सरदार जब टूटे तो ये 4 बड़े सरदार निकले उसमें से। कौन कौन से? इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। लिखा करो जो मैं बताता हूं, पेपर में दिखेंगे। अब मत बोलना बताया नहीं था। टोन ऐसी है मेरी शिक्षकों वाली, क्या करें।
सरकार ने कुछ नियम बना दिए कि क्या करना है, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है बच्चों को, वो हम भुगत रहे हैं अब, है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास जिसको कुछ बोलना ही नहीं है। अरे भाई, जब तक आपको डिग्रेड नहीं किया जाएगा तब तक आप मानोगे भी नहीं पढ़ने के लिए, आप उतने में ही खुश हो। बाबा रामचंद्र 1875 से 1950, अवध किसान आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और फैजाबाद। कहां कहां? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फैजाबाद। रामायण पाठ के द्वारा किसानों को जागृत किया इन्होंने और संगठित किया। रामायण पाठ करते थे, बहुत अच्छा पाठ करते थे, तो किसान बैठते थे, तो वहीं पर वो क्या करते थे, उनको जागृत करते थे, संगठित करते थे। प्रतापगढ़ का खरगांव स्थान किसानों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। परिणामतः इन्होंने 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के समानांतर एक अवध किसान सभा 1920 स्थापित की। अवध किसान सभा किसने स्थापित की? बाबा रामचंद्र ने। जिससे मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार को अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम पारित करना पड़ा। अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम पारित करना पड़ा। अगली पर्सनालिटी है विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक, राष्ट्रीय पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। युवावस्था में ही इनका संपर्क रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से हो गया था। इन्होंने नव संदेश, राजस्थान संदेश और तरुण राजस्थान जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने हार्डिंग बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस और फिरोजपुर षड्यंत्र केस के ये अभियुक्त थे, परंतु सजा होने से पहले ही जेल से फरार हो गए थे। सजा होने से पहले ही। हार्डिंग पर बम फेंकना छोटी मोटी चीज थोड़े थी भाई। वॉइस रॉय पर बम फेंकना यानी ये वैसे ही था जैसे किसी राष्ट्रपति पर बम फेंकना, ठीक है। तो हार्डिंग बम कांड के अभियुक्त थे, लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे, फिरोजपुर षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे, लेकिन क्या हुआ, सजा होने से पहले जेल से फरार हो गए। 1916 में बिजौलिया राजस्थान पहुंचकर जमींदारों द्वारा किसानों के 84 प्रकार के कर वसूलने और बेगार करवाने के विरुद्ध भारत का पहला किसान सत्याग्रह आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला किसान सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? आंसर विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। इन्होंने किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिससे अंग्रेज मजबूर होकर एजी हॉलैंड के माध्यम से 35 टैक्स माफ कर दिए गए। इस संघर्ष के दौरान इन्हें 5 साल के कारावास की सजा भी हुई। कितने? अगले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगली पर्सनालिटी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1889 से 1950। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम नौरंग राय था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम नौरंग राय। इनको किसान प्राण जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। किसान प्राण के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। जरा ढूंढना इनकी हत्या कैसे हुई थी, चेक करना किसने की थी इनकी हत्या। स्वामी जी का कहना था कि बिहार के गांवों में गरीब लोग अंग्रेजों से नहीं बल्कि गोरी सत्ता के इन भूरे दलालों से आतंकित हैं। अंग्रेजों से आतंकित नहीं है। अंग्रेजों के जो दलाल थे वो हिंदू ही थे, मतलब भारतीय ही थे। वो भूरे दलाल मतलब जो क्या करते थे, अरे मुखबिरी नहीं भाई, जो अत्याचार करते थे किसानों पर। अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए था ऊपर, लेकिन जो बीच में दलाल थे वो कौन थे? जमींदार टाइप जो लोग थे, वो क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे, मारते थे, कूटते थे और क्या करते थे? उनसे बेगार लेते थे, बहुत सारे अत्याचार करते थे। स्वामी जी का संघर्ष अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों से भी था। इसके लिए इन्होंने पटना के समीप बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की। बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की। 1928 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने और बाद में अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ के संस्थापक अध्यक्ष बने। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ। पहले अध्यक्ष कौन बने?
स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन बने? मृत्यु कैसे हुई थी भाई इनकी? इनकी अपनी मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ के संस्थापक अध्यक्ष 1936 कौन थे? आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने जागरूकता के लिए भूमिहार, ब्राह्मण और लोक संग्रह जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है कर्मकलाप। प्रमुख ग्रंथ क्या है? कर्मकलाप। जरा देखिए मृत्यु कैसे हुई थी, हत्या हुई थी ना इनकी, बवाल हो गया था देश में शायद, बीमारी से बता रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा जी, अगले है प्रोफेसर एनजी रंगा, 1900 से 1995। 1900 से बताओ यार 95 ईयर तक रहे एनजी रंगा। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। इन्होंने जातीय विभेद को नहीं मानते थे। कारण स्वरूप अपने घर का कुआं हरिजनों के लिए खोल दिया था इन्होंने। श्रीरंगा किसानों के हिमायती थे और आंध्र प्रदेश में भारतीय किसान सभा की स्थापना की इन्होंने। वह अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ के संस्थापक महासचिव थे। अब ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कहां पर हुई? लखनऊ में हुई। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। कौन से? गोमती नदी के किनारे लखनऊ में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं अपने अपने समय में। कितना समझ में आ गया? इन्होंने देश के पहले किसान विद्यालय की स्थापना 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में की। तो पहला किसान विद्यालय, देश का पहला किसान विद्यालय किसके द्वारा स्थापित हुआ? एनजी रंगा के द्वारा स्थापित हुआ। कब हुआ? 1838 में हुआ। कहां पर हुआ? 1938 में हुआ। 1938 कहां पर हुआ? गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ। कृषि उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक सदस्य बने। आपने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया और इनके लिए इन्हें पद्म विभूषण जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। वैसे तो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए जो सबसे बड़े नेता हैं वो है पोट्टी श्री रामल्लू। कौन है? पोट्टी श्री रामल्लू। वो बैठ गए थे किस पर? अनशन पर। उनकी हो गई थी मृत्यु और पूरे आंध्र प्रदेश में हो गया था बवाल। और हपड़ तपड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब बहुत जल्दी से नेहरू को एक डिसीजन लेना पड़ा और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1953। डेट बताइए। डेट पूछता है आंध्र प्रदेश की। अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अरे सब मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या बताओगे? आप 1 अक्टूबर 1953। मैं सब मैं ही बताऊंगा तो मैंने थोड़े जाना पेपर देने। आप बताओ भाई, पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, है ना। जनाक्रोश को देखते हुए नेहरू को तुरंत डिसीजन लेना पड़ा और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया गया। फिर अन्य भाषियों ने क्या किया? विरोध। भाषियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश को दे दिया, हमें भी दो, है ना। तब बना कमीशन। कौन सा? फजल अली आयोग, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू भी थे और केएम पणिक्कर भी थे। फिर उसकी रिकमेंडेशन आई। फिर 1956 में एक एक्ट लाना, मतलब एक्ट बना, फिर कानून बना, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए भाई, जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ा नाम। जन्म स्थान सीता बदरिया पटना, बदियारा, सीता बदियारा पटना। बिहार पीसीएस देने जाओगे तो वहां ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जन्म स्थान सीता बदियारा पटना। लोक नायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। भारत रत्न के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। स्थापित संस्था क्या थी इनकी? अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, 1934। अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी 1934। ये जो दिखे ना आपको, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के ही हैं। लेकिन इन पार्टी के जो पापा हैं वो ये हैं, जयप्रकाश नारायण जी, हाँ, जेपी नारायण।
आजाद दस्ता 1942 नेपाल में। रचनाएं क्या हैं? वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। क्या लिखी इन्होंने? वाई सोशलिज्म। दूसरा लिखा इन्होंने एबीसी ऑफ डिसलोकेशन। तीसरी लिखी इन्होंने टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। एक लिखी इन्होंने प्रिजन डायरी, जेल में जो लिखी। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर दिया गया, हजारीबाग जेल भेजा गया। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कौन सी जेल की दीवार कूद कर भागे थे जयप्रकाश नारायण? हजारीबाग की जेल को कूद कर भागे थे, है ना। और फिर भूमिगत होकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। अगले मजदूर आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं एनएम लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, 1848 से 1897। लोखंडे जी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में गरीब माली जाति के साधारण परिवार में हुआ था। आपको भारतीय श्रम आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में श्रम आंदोलन का यानी लेबर आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? आंसर एनएम लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर एनएम लोखंडे, जो कि भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, नारायण मेघाजी लोखंडे। इस संगठन ने सरकार एवं मिल मालिकों पर दबाव डालकर श्रम आयोग का गठन करवाया। श्रम आयोग ने श्रमिकों के काम के घंटे तथा कामगारों के भोजन की छुट्टी का समय आदि निर्धारित किया। आपने अपने विचारों से दीनबंधु नामक पत्र के माध्यम से अपने विचारों को दीनबंधु नामक पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। नारायण मेघाजी लोखंडे। पहले खाने का भी टाइम नहीं देते थे मजदूरों को, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, है ना। फिर आप सुनते हो कि फैक्ट्री एक्ट भी आते हैं बीच में, 1881 में आता है मेरे ख्याल से। लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट आता है। काम के घंटे तय किए जाते हैं, उम्र तय की जाती है आगे चलकर बच्चों की, भैया इतने साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्री कारखानों में, है ना। आज तो हमारे पास आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कौन सा? आर्टिकल 24। कौन सा? बाल श्रम का निषेध, है ना, चाइल्ड लेबर का निषेध है। अगर आपको कहीं पर कोई नौकर दिखता है, छोटा बच्चा जो जिसको लोगों ने नौकर बना रखा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो पुलिस में। क्या होगा? उस बच्चे को कानूनन वहां से छुड़वाया जाएगा और दूसरी जगह पर उसको क्या किया जाएगा? शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, खाना पीना रहना जो भी होगा वो सब दिया जाता है। पता है कई लोग क्या करते हैं, 14 साल से नीचे के बच्चों को भी घर में नौकर बना के रखते हैं, किसी दुकान में बर्तन मंजवाते हैं, किसी जगह पर क्या करते हैं, वो बंबई की गलियों में कढ़ाई का काम होता है, उसमें लखनऊ की गलियों में, मुंबई, छोटे हाथों से अच्छी होती है ना कढ़ाई कपड़े पर जो होती है, वो काम करवाते हैं। क्या बनवाते हैं? चूड़ियां, बैंगल्स। हाँ। अगले हैं मलयपुर सिंगारवेलु चेट्टियार, एम सिंगारवेलु चेट्टियार, 1860 से 1946। सिंगारवेलु चेट्टियार का जन्म चेन्नई में हुआ था। इन्होंने प्रथम ट्रेड यूनियन 1918 की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। सिंगारवेलु चेट्टियार। अगले हैं वेहमन पेस्टोनजी वाडिया, वीपी वाडिया, वेहमन पेस्टोनजी वाडिया। वीपी वाडिया का जन्म मुंबई में हुआ। ये थियोसोफिस्ट थे और थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई से अडियार यानी मद्रास के पास पड़ता है अडियार, चले गए और वहां पर मद्रास टेक्सटाइल में काम करने लगे। वाडिया जी ने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया ने। किसने की? यही श्रमिक संघ भारत का पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ बना जो कपड़ा उद्योग से संबंधित था। तो भारत का पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ कौन सा था? आंसर वेहमन पेस्टोनजी वाडिया द्वारा गठित मद्रास श्रमिक संघ, मद्रास श्रमिक संघ।
भले ही पहला जो मजदूर संगठन था वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन एनएम लोखंडे वाला था, लेकिन जो पहला भारत का क्या है व्यवस्थित श्रमिक संघ है वो कौन सा है? मद्रास श्रमिक संघ। ठीक है, तो ये इतना करना है आपने। ठीक है, रुक। जनजाति आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं बुद्धो भगत। बुद्धो भगत 1792 से 1832। 1857 ईस्वी की क्रांति से भी पहले क्रांति का शंखनाद करने वाले बुद्धो भगत का जन्म झारखंड के रांची जिले में सिलागाई नामक ग्राम में हुआ था। रांची के सिलागाई नामक ग्राम में हुआ था। धनुष बाण चलाने और गुरिल्ला युद्ध में पारंगत छोटा नागपुर पठार के आदिवासी इनके नेतृत्व में 1831 में कोल विद्रोह किया। तो कोल विद्रोह के नेता जो हैं बुद्धो भगत विंध्यारी मानिकी। कौन है? बुद्धो भगत और विंध्यारी मानिकी 1831। इसे लरका विद्रोह भी कहा जाता है। लरका, कौन सा? लरका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है कोल विद्रोह को। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। इसके लिए कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई, जिसे पहले हार का सामना करना पड़ा, परंतु बाद में अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन कर दिया। बंदूकों के सामने तीर कहां चलते, है ना। अगला है अमृतलाल ठक्कर बापा। अमृतलाल, गांधीवादी नेता अमृतलाल ठक्कर का जन्म भावनगर सौराष्ट्र में हुआ था। आपने ही सर्वप्रथम आदिवासियों को आदिवासी नाम से संबोधित किया। आदिवासी नाम देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आईएएस का क्वेश्चन रहेगा भी। अमृतलाल ठक्कर बापा। ठीक है। आपके जीवन का परम लक्ष्य था जन सेवा के माध्यम से समाज के पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठक्कर बापा ने कई कार्य किए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रोत्साहित किया। स्वीपरों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। गुजरात में भील सेवा मंडल की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बनता है, गुजरात में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? आंसर ठक्कर बापा ने की। आपने हरिजन सेवक महासंघ के महासचिव भी रहे। अब ये ध्यान देना, हरिजन सेवक संघ जो है वो महात्मा गांधी ने भले ही स्थापित किया, लेकिन उसके पहले महासचिव कौन है? ठक्कर बापा, अमृतलाल ठक्कर बापा। आपने रांची में स्थापित आदिम जाति मंडली के उपाध्यक्ष भी रहे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले व्यक्ति हैं कौन? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। क्या बोला जाता है इन्हें? भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुंडा समाज में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। इनके माता पिता सुगना मुंडा और करमी हातू थे। माता पिता कौन थे? सुगना मुंडा और करमी हातू थे। इनके आपको लोग धरती बाबा के नाम से भी पुकारते थे, यानी भगवान बिरसा मुंडा को धरती बाबा कहा जाता था। मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और सिंह बोगा की पूजा करने को कहा। आपके ही नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार में उलगुलान हुआ। उलगुलान मतलब मुंडा विद्रोह हुआ, जिसे क्या बोलते थे वो? उलूग खनी या उलगुलान विद्रोह, या जिसको बोलते हैं महाविद्रोह या सरदारी विद्रोह। या ये सारे क्वेश्चन बने हुए कि उलगुलान क्या था। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, उसको उलगुलान कहा जाता है। महान हलचल, इसका मतलब होता है क्या? महान हलचल। सरदारी विद्रोह भी कहा। इस विद्रोह ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों इस विद्रोह में अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को मात खानी पड़ी। अंततः 1900 में चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। तत्पश्चात रांची जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। आपकी समाधि रांची के कोकर के निकट बनाई गई है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जब आप झारखंड वगैरह पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पूछते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जो वो है क्या समाधि है, वो कहाँ है? रांची में कोकर नामक स्थान पर। इनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा बनाया गया। कौन सा? रांची एयरपोर्ट का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा एयरपोर्ट, और कारागार का नाम भी क्या है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। इतना समझ में आ गया। अगले व्यक्ति हैं अल्लूरी सीताराम राजू, 1897 से 1924। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पांडुरंगी गांव में हुआ था।
1919 से 1920 में सन्यासी बनकर देश भ्रमण द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागृत करने लगे तथा असहयोग आंदोलन के दौरान आपने आंध्र प्रदेश में स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों की स्थापना की। सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन की वापसी से क्षुब्ध होकर रंपा क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बन गया तथा इसके लिए सशस्त्र सैन्य बल तैयार किया। अपनी शस्त्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए डकैती डालना प्रारंभ किया और अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कुछ समय बाद इन्हें बंदी बना लिया गया और गोली मार दी गई। अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, इतना कर।